नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम शो। इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, जहां हम आपको वर्ल्ड वॉर से लेकर सियासी वार तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक, देशी खबरों से लेकर विदेशी खबरों तक, हर खबर पर आपको देते हैं एक एक डिटेल। इंडिया बोल रहा है में हम रखते हैं हर खबर पर पैनी नजर, जिससे आप किसी भी खबर की डिटेल से ना चुकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज खबरों के पिटारे में क्या है। सबसे पहले बात करेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की। क्या सनातन के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे व्यक्ति पर लगे आरोप सही हैं या फिर ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट के एक आदेश ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो अब तक सिस्टम के खिलाफ थे, अब खुद कानून के घेरे में हैं। आरोप बेहद संगीन है, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस राज से भी हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर होगी जेएनयू में मचे त्राहिमाम के। रात के 1:30 बजे जब पूरी दिल्ली सो रही थी, तब जेएनयू का कैंपस युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। चीख पुकार, हाथ में डंडे और अचानक पत्थरबाजी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दो गुटों की लड़ाई थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? वीडियो में जो दिख रहा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली गुनहगार कौन है, इसका राज अभी भी उन अंधेरे कोनों में छिपा हुआ है। इस उपद्रव की एक एक तस्वीर का विश्लेषण करेंगे और नकाबपोशों को भी बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर में बात होगी मैक्सिको की। मैक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को मार गिराया है। क्या दुनिया के सबसे बड़े ड्रग साम्राज्य का अंत हो गया है? एक ऐसा नाम जिसके सिर पर अमेरिका ने $1.5 करोड़ का इनाम रखा था, लेकिन अब वो नाम इतिहास बन चुका है। एल मेंचो का खात्मा हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एल मेंचो के खात्मे के साथ मैक्सिको धधक उठा है। गाड़ियां जलाई जा रही हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। कार्टेल के गुर्गों ने पूरे देश को बंधक बना लिया है। क्या ये मैक्सिको की अब तक की सबसे बड़ी जीत है या किसी बहुत बड़े गृहयुद्ध की शुरुआत? इस पर भी नजर डालेंगे। चौथी खबर में बात होगी अमेरिका ईरान तनाव की। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या कल का सूरज खाड़ी के देशों में तबाही की इबारत लिखेगा? अमेरिकी पेंटागन से लीक हुई एक फाइल ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक 2.0 को हरी झंडी दे दी है और निशाने पर है ईरान के परमाणु ठिकाने। ईरान ने भी अपनी मिसाइली तैयारी कर रखी है। क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है या सच में कल मंगल पर भारी अमंगल होने वाला है? पूरी खबर जरूर देखिएगा। इसके बाद खबर है राजस्थान से। क्या आपके खान पान से आपकी नीयत और बुद्धि तय होती है? राजस्थान के एक कद्दावर मंत्री ने विज्ञान को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सियासी गलियारों से लेकर डॉक्टर्स के केबिन तक खलबली मचा दी। मंत्री जी का कहना है कि दूध सिर्फ सेहत नहीं, आपका चरित्र भी तय करता है। एक तरफ ममतामयी गाय, दूसरी तरफ विशालकाय भैंस। मंत्री जी के मुताबिक एक का दूध आपको बुद्धिमान बनाता है तो दूसरे का भ्रष्ट। लेकिन क्या इस दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है या मंत्री जी का अपना ज्ञान है जो हेडलाइंस बटोरने के लिए दिया गया है? सोशल मीडिया पर तो जैसे इस बयान के बाद जंग ही छिड़ गई। इस बयान को लेकर खूब चर्चा की जा रही है। यह खबर भी आपको डिटेल से दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, ये नाम जब भी सामने आता है तो इस नाम के साथ विवाद भी आते हैं, चाहे वो प्रयागराज का महाकुंभ हो या फिर किसी और मुद्दे की बात हो। अविमुक्तेश्वरानंद ने जब बयान दिया तो वो बीजेपी सरकार के खिलाफ नजर आए। हाल ही में यूपी पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2 से 3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप है कि उन्होंने अपने शिविर में पिछले साल 2 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। अविमुक्तेश्वरानंद कब विवादों में रहे हैं और ये मौजूदा जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान लिया। दूसरी टीम सोमवार दोपहर पुलिस लेकर वाराणसी पहुंची।
टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ी तो शंकराचार्य को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। बात यह है कि 2 एफिडेविट तो दिया होगा। जो कुछ कोर्ट में है, कोर्ट के बारे में अपने लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। जो पब्लिक में है, जो उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा है, उतने का जवाब हम आप लोगों को दे रहे हैं। जो उन्होंने कोर्ट में कहा है, उसका जवाब कोर्ट में दिया जा रहा है। बात यह है कि जब वो बताने के लिए निकलेंगे ना, तो उसी समय लोग उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये कौन महाराज जी हैं, बड़ी अच्छी इनकी जटा है, नहीं? और अगर किसी ने उनकी जटा खींच ली और वो नकली निकल गई तो इसलिए आप दूसरों का अगर बताने निकले हुए तो आपका भी तो लोग जानेंगे, तो उसमें आपकी हिस्ट्री शीट निकल के आ जाएगी। इसका भी तो विचार रखे रहिए साहब। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद कौन है, कहां के रहने वाले हैं और इनके बारे में क्या जानकारी पब्लिक डोमेन में है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ। उस समय उनका नाम उमा शंकर पांडे रखा गया। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, फिर गुजरात और बाद में वो काशी गए। साल 2000 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली। उमाशंकर पांडे से वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो गए। 4 बहनों का विवाह हुआ। 2 बहनों ने बाद में संन्यास लिया था। एक समय में अभी मुक्तेश्वरानंद नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि उनके सहयोगियों का कहना है कि बाद के वर्षों में विशेष रूप से गौ रक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने और बीफ के निर्यात में कथित बढ़ोतरी के कारण वो सरकार की आलोचना करने लगे। यानी कभी पीएम मोदी के कट्टर समर्थक रहे अभी मुक्तेश्वरानंद, बाद में पीएम मोदी के आलोचक बन गए। कई बार पीएम मोदी की नीतियों का अभी मुक्तेश्वरानंद ने विरोध किया। एक बार अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, हम तो मोदी के प्रशंसक हैं। यह सच है कि हमने कई बार सार्वजनिक रूप से बात कही है कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, इसलिए हम प्रशंसक हैं। और इससे पहले कौन सा प्रधानमंत्री हिंदुओं के साथ इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा था? इतने प्रधानमंत्री देश में रहे, कौन किसके साथ खड़ा रहा? हम किसी और प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहते। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ कई विवाद हैं। उनके शंकराचार्य बनने की कहानी भी बहुत विवादित रही है। कुछ लोग अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। दीक्षा लेने के बाद से ही स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ की सभी धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करते रहे। वो स्वामी स्वरूपानंद के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते थे। सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके निजी सचिव ने घोषणा की कि दिवंगत शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में ही अभी मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। इसके बाद 12 सितंबर 2022 को उन्हें ज्योतिष पीठ का 46वां शंकराचार्य बनाया गया। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य के तौर पर नियुक्ति को लेकर विवाद रहा है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ताजपोशी पर रोक लगा दी थी। अदालत में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि उनकी नियुक्ति को पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सहित अन्य शंकराचार्यों की जरूरी सहमति नहीं थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और मामले पर सुनवाई की। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य के उत्तराधिकारी नामित किए जाने से जुड़े झूठे दावे किए। इस मामले की सुनवाई तब जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने की थी। मौजूदा समय में भी उनकी पदवी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां जारी हैं। हालांकि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का तर्क है कि शंकराचार्य कौन होगा, यह निर्णय लेने का अधिकार न तो प्रशासन का है और न ही मुख्यमंत्री का है और न ही राष्ट्रपति का। यह केवल शंकराचार्यों द्वारा ही तय किया जा सकता है। उनके समर्थकों का दावा है कि वो अपने गुरु के मुख्य शिष्य थे और पीठ को शंकराचार्य के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। अभी मुक्तेश्वरानंद ने यह भी दावा किया कि 2 शंकराचार्य ने उन्हें शंकराचार्य माना है, जबकि पुरी के शंकराचार्य ने उनकी नियुक्ति को मौन सहमति दी है। अब उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में अभी मुक्तेश्वरानंद ने शिक्षा ली। वो स्वरूपानंद के शिष्य रहे। सितंबर 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ। उसके बाद से उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। 12 सितंबर 2022 को ज्योतिषपीठ का 46वां शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को घोषित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
लेकिन एक तरफ जहां शंकराचार्य लगातार सवाल उठा रहे हैं बीजेपी सरकार को लेकर या फिर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और वो टकराव में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में, यानी कि अवी मुक्तेश्वरानंद जी का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक सियासी मुद्दा भी बन गया है। यूपी में विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरना चाहता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान सितंबर 2015 में वाराणसी में गंगा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल 2015 में 22 सितंबर को दिन में गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर धरना दे रहे मराठा गणेशोत्सव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के समर्थन में दूसरे दिन जनता सड़कों पर उतर आई थी। सितंबर 2015 में एसपी सरकार के दरमियान यह विवाद हुआ था। विवाद यूपी के वाराणसी में प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुआ। विसर्जन पर रोक की अनुमति न मिलने से जन आक्रोश हुआ। अप्रैल 2021 में सुलह के प्रयास के तहत अखिलेश हरिद्वार पहुंचे। अखिलेश यादव ने 2015 की घटना के लिए स्वामी से क्षमा याचना भी की थी। इस दौरान साधु संतों के धरने पर बैठने से माहौल गर्म हो गया था। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति के लिए 2 संतों ने अन्न जल का त्याग कर दिया, लेकिन देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को बुरी तरह पीट दिया। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने लोगों और साधु संतों पर लाठियां भांजी। इसमें स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद बालक दास समेत 40 से अधिक संत बटुक घायल हो गए थे। उस समय इस घटना के लिए अखिलेश यादव सरकार की काफी आलोचना हुई थी। अप्रैल 2021 में इस मामले में नया मोड़ आया, लेकिन कहते हैं कि अब जब इस मामले पर सवाल उठाया जा रहा है और इस सवाल के पीछे विपक्ष भी है, तो फिर क्या इस मुद्दे को सियासी जामा पहनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर चलवाई गई थी। यह घटना 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को हुई थी, जब बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में थे। इस गोलीकांड में कई कार सेवकों की जान चली गई थी, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं और विवाद लंबे समय तक होते रहे। यह समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी घटना। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2013 में प्रयागराज कुंभ की जिम्मेदारी जब आजम खान को दी गई, तब भी सवाल उठे। लेकिन आज स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद प्रो समाजवादी पार्टी के नजर आती है, या फिर समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जब समाजवादी पार्टी की भूमिका और सरकार की भूमिका सवालों में रही। ऐसा लग रहा है कि अब शंकराचार्य विपक्ष का मोहरा बन चुके हैं। हाल ही में प्रयागराज माघ मेला 2026 में अवी मुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। 18 जनवरी मौनी अमावस्या को शुरू हुआ था विवाद। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का हवाला देते हुए अवी मुक्तेश्वरानंद की पालकी और रथ को रोक दिया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। इस मामले पर प्रशासन ने उनको नोटिस भी दिया था, जिसके बाद यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद से टसल लगातार बढ़ता दिख रहा है। यानी सरकार और अवी मुक्तेश्वरानंद के बीच का यह टकराव तूल पकड़ता जा रहा है। अब समझिए कि ये अवी मुक्तेश्वरानंद जो है वो कब कब विवादों में रहे। राम भक्तों पर गोली चलने के समय अवी मुक्तेश्वरानंद ने चुप्पी साधी थी। अवी मुक्तेश्वरानंद ने 2013 की कुंभ भगदड़ पर भी चुप्पी साधी थी। शंकराचार्य को लेकर विवादों में रहे स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के समय भगदड़ में भी इनका नाम आया। मौनी अमावस्या 2026 को लेकर भी विवादों में रहे। अवी मुक्तेश्वरानंद अब शिष्य से यौन शोषण के आरोपों में शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अवी मुक्तेश्वरानंद हमेशा से विवादों में बने रहने वाले एक नाम के तौर पर जाने लग गए हैं और अब इनके नाम का इस्तेमाल विपक्ष भी कर रहा है। इसी वजह से अवी मुक्तेश्वरा पर, शंकराचार्य पर विपक्ष का मोहरा बनने के आरोप भी लग रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर की तरफ। जेएनयू एक बार फिर से जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई। 23 फरवरी 2026 की आधी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब जेएनयू के कैंपस में पत्थरबाजी हो रही थी। एबीवीपी और लेफ्ट समर्थक आमने सामने थे। मारपीट, पत्थरबाजी, जबरदस्त हंगामा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को जेएनयू सुलग गया? ताजा रिपोर्ट और घटना के चश्मदीदों के आधार पर इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले खबर जानते हैं।
6 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आखिरकार रविवार की रात को जेएनयू कैंपस कैसे रणक्षेत्र बन गया। भीड़ का ऐसा उपद्रव जो सामने आया उसे निशाना बनाया गया। एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच शुरू हुई बहस खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। हाथ में लाठी डंडे, चेहरे पर नकाब, फिर तबाही का मंजर। कैंपस की सड़कों पर बिखरे ये पत्थर बताते हैं कि हमला कितना जबरदस्त था। छात्र अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल की तरफ भागते दिखे, लेकिन हमलावरों ने वहां भी पीछे नहीं छोड़ा। इस हिंसा में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, किसी का सिर फटा है, किसी के हाथ पैर में गहरी चोट आई है। कैंपस के रीडिंग रूम और लाइब्रेरी तक में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अब एक एक तस्वीरों को देखते हैं। जेएनयू छात्र संघ ने कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित के इस्तीफे और 4 छात्रों के निष्कासन को रद्द करने की मांग को लेकर समता जुलूस निकाला था। लेफ्ट समर्थकों की भारी भीड़ के साथ ही जुलूस निकाली गई, लेकिन इस जुलूस में नारेबाजी शुरू हुई। यह मार्च साबरमती टी पॉइंट से शुरू होकर ईस्ट गेट की तरफ जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और लेफ्ट समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। जरा फुल स्क्रीन आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र कैसे इसमें शामिल हुए थे जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था। इस मार्च में जब एबीवीपी और लेफ्ट आमने सामने आए तो पत्थरबाजी शुरू हो गई, एक दूसरे का विरोध शुरू हो गया। फिर जो भी सामने आया सब निशाना बनते चले गए। छात्र कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। उपद्रवियों पर इतना खून सवार था कि वो दीवार के कुछ हिस्से तोड़कर कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगे, नहीं तो छात्रों को बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि एक छात्र की इतनी पिटाई हुई कि उसे अब चला भी नहीं जा रहा। कई छात्रों के शरीर पर चोट के भी निशान। वीडियो में यह भी सामने आया कि छात्र वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं, कैसे जेएनयू में उत्पात मचाया गया। इस हिंसा में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, किसी का सिर फटा, किसी के हाथ पैर में गहरी चोट आई। छात्रों का आरोप है कि हमलावरों ने फायर एक्सटिंग्विशर तक का इस्तेमाल किया ताकि धुएं और पाउडर के पीछे छिपकर वार किया जा सके। कैंपस के रीडिंग रूम और लाइब्रेरी तक तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जेएनयू कैंपस में उस रात हुआ क्या था, चश्मदीद क्या बता रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ ट्रिपल एस टू के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है और ये इन्होंने ये यहाँ पे। इस घटना के बाद कैंपस में खौफ का माहौल है। दिल्ली पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन सवाल ये कि सुरक्षा के दावों के बीच आखिर इतना भारी हंगामा कैसे हो गया। जेएनयू प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया है और कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी है, लेकिन क्या ये कार्रवाई उन घायल छात्रों के जख्म को भर पाएगी? शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं बल्कि पत्थरों की गूंज सुनाई दे रही है और गंदी राजनीति का यह अड्डा बनता नजर आ रहा है। अब फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। लेफ्ट संगठनों के प्रोटेस्ट की वजह क्या थी, जेएनयू वीसी के इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है, ये समझते हैं। विवाद 16 फरवरी 2026 को जारी पॉडकास्ट इंटरव्यू से शुरू हुआ। जेएनयू वीसी ने यूजीसी के इक्विटी नियमों पर चर्चा की। हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते, वीसी ने कहा। जैसा अश्वेतों के लिए हुआ वैसा ही यहां दलितों के लिए लाया गया। लेफ्ट छात्र संगठनों ने इस बयान को विवादित बयान बताया। उनका कहना था कि यह बयान जातिवादी है और दलित समाज के संघर्षों का अपमान है। उन्होंने इसे वोक कल्चर के नाम पर संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया और वीसी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। रविवार रात को जेएनयू छात्र संघ ने वीसी के खिलाफ समता जुलूस निकाला।
अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ही निशाने पर थे। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला वीसी है। साल 2022 में वीसी पद की जिम्मेदारी संभाली थी। शांति श्री खुद जेएनयू की छात्रा रह चुकी हैं और कई बार अपने बयानों और फैसलों को लेकर विवाद में रही। इन्हें दक्षिणपंथी विचारधारा के करीब माना जाता है। कैंपस में वामपंथी संगठनों के साथ इनका टकराव बना रहता है। जेएनयू कैंपस में हुई बीती रात की हिंसा के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दोनों गुट एक दूसरे पर नकाबपोश हमलावरों को बुलाने का आरोप लगा रहे हैं। इस हिंसा को लेकर लेफ्ट संगठनों और एबीवीपी के क्या दावे हैं वो भी आपको बताते हैं। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन एबीवीपी ने जानबूझकर हिंसा भड़काई। बाहरी तत्वों को बुलाकर निहत्थे छात्रों पर हमला किया गया। प्रशासन ने एबीवीपी को खुली छूट दी, सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप नहीं किया। एबीवीपी का आरोप यह है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने जबरन लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को बंद करवाया। शांति से पढ़ रहे छात्रों को पीटा गया। छात्र पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला किया गया। नकाबपोश भीड़ ने हॉस्टल में कमरों में घुसकर लोगों को पीटा, बच्चों को पीटा। बाथरूम में घुसकर छात्रों को निशाना बनाया गया। जेएनयू में विचारधारा की लड़ाई जब शारीरिक हिंसा में बदल जाती है तो नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं होता, देश की शिक्षा व्यवस्था की साख को भी होता है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, प्रशासन रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या जेएनयू के छात्र कभी कलम और किताब के साथ बिना डरे अपनी रातें बिता पाएंगे? अब आपको बताते हैं कि जेएनयू में कब कब विवाद हुआ है। आइए जानते हैं। वैसे विवादों का जेएनयू भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत लंबे समय से जेएनयू में विवाद होते रहे हैं। (1981) की बात है। 46 दिनों का शटडाउन हुआ। छात्र गुटों में हिंसक झड़प हुई। प्रशासनिक फैसलों का विरोध हुआ। विश्वविद्यालय को 46 दिन के लिए बंद करना पड़ा था। 1983 में वीसी आवास का घेराव, एक छात्र पर कार्रवाई का विरोध हुआ था। 100 से अधिक छात्रों को तत्कालीन कुलपति के घर में तोड़फोड़ के आरोप लगे थे। इन पर कैंपस में अर्धसैनिक बल तैनात करने पड़े थे। साल 2000 सैन्य अधिकारियों के साथ विवाद हुआ। कैंपस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट, 2 सेना अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी। देश भर में इसके लिए आक्रोश फैल गया था। कथित दंतेवाड़ा उत्सव मनाया गया, जो कि विवादों में रहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कई सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, तो यहां पर जश्न मनाया गया था। इसे लेकर भारी विवाद हुआ। 2016 में देशद्रोही नारों का विवाद हुआ। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम किया गया और इसमें देशद्रोही नारे लगाए गए, जिसमें कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं पर मुकदमा भी हुआ। छात्र नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चला। 2016 में नजीब अहमद का लापता होना, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। छात्र नजीब अहमद रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, आज तक नहीं मिला। 2019 में फीस बढ़ोतरी के विरोध में हॉस्टल में भारी हंगामा हुआ। छात्रों ने लंबा आंदोलन किया, दीक्षांत समारोह का बहिष्कार भी किया। 2020 में नकाबपोशों का हमला। जनवरी में रॉड और लाठियों से हमला किया गया। नकाबपोश हमलावरों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया। साबरमती हॉस्टल में घुसकर छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाया गया। लेकिन क्या जेएनयू एक विश्वविद्यालय की भूमिका निभा पा रहा है, या फिर ये गंदी राजनीति और देश विरोधी नारे और एजेंडे का एक हब बन गया है? एक विश्वविद्यालय में वो जगह हम देखते हैं जहां सहमति भी होती है और असहमति भी होती है, लेकिन ना इसे लाठियों से कुचला जा सकता है और न ही इसे जबरन बंद कराया जा सकता है। जेएनयू का इतिहास बहस और संवाद का रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह संवाद संघर्ष में तब्दील हो गया है, जहां कलम बातें नहीं होती, यहां लाठियां होती हैं, पत्थर होते हैं, हमले होते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब छात्र कलम छोड़कर पत्थर उठा लें तो वो छात्र नहीं, अपराधी बन जाते हैं। हार केवल एक गुट की नहीं बल्कि पूरी शिक्षा तंत्र की होती है। करदाताओं के पैसे से चलने वाले देश की राजधानी के इस बड़े शिक्षण संस्थान की पहचान इसके शोध और विद्वानों से है। लेकिन पिछले 1-2 दशकों से ऐसा लगता है कि जेएनयू का नाम और जेएनयू की पहचान अब इसके हिंसक झड़प, विवादित नारों और देश विरोधी एजेंडे से होने लगी है। जेएनयू ने विवादों के साथ साथ देश को कई प्रतिभाएं दी, जिसकी वजह से जेएनयू को जाना जाता था, जैसे कि निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं, एमए और एमफिल की पढ़ाई की है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, एमए और एमफिल की पढ़ाई की, पीएचडी की उपाधि ली। अभिजीत बैनर्जी साल 2019 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री, पीएचडी से अर्थशास्त्र में एमए किया।
सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव, देश के प्रभावशाली वामपंथी नेता, अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ, भारत के G20 शेरपा, योगेंद्र यादव प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री और चुनाव विश्लेषक, स्वराज इंडिया के संस्थापक, मेनका गांधी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जेएनयू में जर्मन भाषा की इन्होंने पढ़ाई की थी। जेएनयू को अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने के लिए अब आत्ममंथन की जरूरत है। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, छात्रों में सहमति असहमति का भाव हो सकता है, लेकिन क्या इस सहमति असहमति को जताने का तरीका हिंसक होना चाहिए? विश्वविद्यालय प्रशासन को केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं बल्कि विश्वास बहाली के उपाय भी करने होंगे। छात्रों को समझना होगा कि डिग्री के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। आज जेएनयू के गेट पर तैनात भारी पुलिस बल इस बात का प्रतीक है कि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है। अगर जल्द ही शांति और संवाद की मेज नहीं सजी तो जेएनयू की पहचान एक यूनिवर्सिटी के बजाय एक ऐसे जगह की हो जाएगी जहां पत्थरबाजी होती है, हंगामे होते हैं, देश विरोधी एजेंडे चलाए जाते हैं और देश को बदनाम करने के लिए नारे लगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मेक्सिको से है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का मुखिया, जिनका नाम है नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वेंटस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी, इसे मैक्सिकन आर्मी ने एक बड़े ऑपरेशन में मार गिराया। लेकिन एल मेंचो की मौत के साथ ही मैक्सिको में गृह युद्ध शुरू हो गया। बारूद का तांडव। कार्टेल के गुर्गों ने पूरे मैक्सिको के अलग अलग इलाकों को आग के हवाले कर दिया। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसके बाद फिर पूरी कहानी। 4 तस्वीर आपके सामने जब मैक्सिको सुलग रहा है। एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में भयानक तबाही है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मैक्सिकन सेना द्वारा किए गए एक बड़े ऑपरेशन में मेंचो की मौत के बाद उसके गुर्गों ने बदले की आग में जलते हुए मैक्सिको की सड़कों, अस्पताल, एयरपोर्ट, हर इलाके को जंग के मैदान में बदल दिया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एल मेंचो की मौत के बाद उनके गुर्गों ने कैसे तबाही मैक्सिको की सड़कों पर मचाई है। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जहां तक नजर जा रही है बस तबाही का मंजर दिख रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। स्पेशल फोर्सेस ने मैक्सिको के एक ड्रग कार्टेल का मेंबर, जो पूरी तरह सैन्य यूनिट की तरह हथियारों से लैस है, जल्दी से वो तस्वीर स्क्रीन पर लेकर आइए। पीसीआर से रिक्वेस्ट। ये देखिए तस्वीर किस तरह से भगदड़ एयरपोर्ट पर और आगजनी की तस्वीर। खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत मच गई है। देखिए तस्वीर फायरिंग की, किस तरह से बीच सड़क पर फायरिंग, हवाई फायरिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ये ड्रग कार्टेल्स के मेंबर बताए जा रहे हैं, जो कहीं भी बाइक रोककर अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम दे रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में दहशत है, खौफ का माहौल है और आम नागरिक इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब आप सोचिए कि आपके दरवाजे पर कोई कार्टेल का कोई गुंडा किस तरह से आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे तो आपकी स्थिति क्या होगी।
मैक्सिको में वहां के नागरिकों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो लोग डर में हैं, परेशान हैं। देखिए किस तरह से हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं और यहां पर हर एक इलाके को आग के हवाले कर देते हैं। इसी तरह एक पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन चला और कैसे ड्रग लॉर्ड को ढेर किया गया। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे एक पेट्रोल पंप को यहां पर पहुंचे ड्रग कार्टेल मेंबर्स ने फूंक दिया और आग के हवाले कर दिया। ड्रग कार्टेल्स के लोगों की, ड्रग कार्टेल्स के गुर्गों की ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पे लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन क्या एल मेंचो के मारे जाने के बाद मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का खात्मा हो जाएगा? ये कहना अभी जल्दबाजी है और ऐसा होता हुआ मुमकिन भी नहीं लगता, क्योंकि ड्रग कार्टेल्स का एक लंबा इतिहास मैक्सिको में रहा है और बहुत बड़े बड़े और खूंखार ड्रग लॉर्ड हुए मैक्सिको में। अब तक इनको यहां जड़ से नहीं उखाड़ पाई कोई भी सरकार। लेकिन इस वक्त मैक्सिको में ड्रग लॉर्ड के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एल मेंचो के खिलाफ का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इसमें एल मेंचो को मार गिराया गया है। सैन्य ऑपरेशन में कई CJNG सदस्य भी मारे गए हैं। ऑपरेशन के बाद कई शहरों में आगजनी और हिंसा की तस्वीर देखी जा रही है। CJNG मतलब जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के हथियारबंद लड़ाकों ने न केवल सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले किया, बल्कि मेन हाईवे और एयरपोर्ट तक को ठप कर दिया, जिससे यात्रियों और आम लोगों के बीच भारी अफरा तफरी मच गई। हालात तो ये है कि पुएर्तो वलार्टा और ग्वाडलाजरा जैसे शहरों में दहशत का माहौल है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट पर भागते नजर आए और कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यहां रद्द भी करना पड़ा। मैक्सिको की सेना ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो को मार गिराया। पहले वो घायल था और उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। संगठित अपराध के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक उसकी मौत की खबर फैलते ही कार्टेल के गुर्गे बेकाबू हो गए और पूरे मैक्सिको में हिंसक प्रतिक्रिया शुरू कर दी। ग्वाडलारा शहर और आसपास के इलाकों में गाड़ियां जलाई गईं, बसों को फूंका गया, दुकानों में आगजनी की गई, यहां तक कि हाईवेज को भी ब्लॉक कर दिया गया। मैक्सिको के लिए कोई नई बात नहीं है। कोकीन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी कार्टेल्स संस्कृति छोटे छोटे लैटिन अमेरिकी देशों में इतनी गहराई से पैठ बना चुकी हैं कि इन्हें जड़ से उखाड़ पाना अमेरिका जैसे पावरफुल देश के लिए भी मुमकिन नहीं है। अब जिस एल मेंचो के नाम पर मैक्सिको में गृहयुद्ध की जैसी स्थिति है, उस एल मेंचो के नाम के बारे में भी जान लीजिए। एल मेंचो एक मेडअप नेम था, असली नाम नेमेसियो ओसेगुएरा सोवेंटस, मैक्सिको के कुख्यात ड्रग कार्टेल जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का चीफ। CJNG को मैक्सिको का सबसे ताकतवर और हिंसक ड्रग नेटवर्क माना जाता है। अमेरिका ने मेंचो पर $15 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। फेंटनिल और मेथाम्फेटामाइन की अमेरिकी तस्करी का इसके ऊपर आरोप था। अमेरिका लगातार मैक्सिको को वार्न कर रहा था कि अगर आपने ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की, इनको डाउन नहीं किया, इनको मारा नहीं, तो अमेरिका मैक्सिको पर हमला करेगा। अमेरिकी धमकी का असर हुआ और मैक्सिकन आर्मी ने खुद से ऐसे ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ड्रग सप्लाई चेन का मेंचो एक बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था। यह हाई प्रोफाइल हिंसा, हथियारबंद नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा एक बड़ा नाम था। इन ड्रग माफियाओं और कार्टेल्स ने दशकों से अमेरिका को परेशान किया, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में कोकेन का एक सबसे बड़ा यूजर बेस है। यहाँ बहुत लोग कोकेन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हेरोइन से लेकर मारिजुआना तक कई अन्य नशीले पदार्थों की अमेरिका में भारी डिमांड रहती है। अमेरिकी लोगों के इस डिमांड को मैक्सिको और कोलंबिया जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में बैठे पाब्लो एस्कोबार, एल चेपो, मिगुएल एंजेल, फेलिक्स गैलार्डो, अमाडो कैरिलो जैसे ड्रग लॉर्ड पूरा करते आए हैं। ये ड्रग माफिया किसी समय इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि इनका एक समानांतर शासन कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों में चलता था। इनके आगे वहां की सरकार भी नतमस्तक होती थी। कोकेन जैसे प्रतिबंधित ड्रग्स कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों से अमेरिका कैसे पहुंचता है, इसे समझने के लिए मैक्सिको और कोलंबिया के बड़े कार्टेल लीडर की कहानी जानना जरूरी है।
अधिकांश लोग पाब्लो एस्कोबार की कहानियों का हवाला देकर यह मान सकते हैं कि सारा कोकेन सीधे कोलंबिया से आता है। यह सही भी है, लेकिन कोलंबिया से अमेरिका तक कोकेन को पहुंचाने में मैक्सिको का बड़ा रोल रहा है। कोलंबियन ड्रग्स डीलर्स को 70 और 80 के दशक में अमेरिका तक कोकेन पहुंचाने में जब मुश्किल होने लगी, तब उन्होंने मैक्सिको के छोटे छोटे हिस्से में फैले गांजे की तस्करी करने वाले गैंग का सहारा लेना शुरू किया और उसके बाद से आज तक मैक्सिको से यह सिलसिला चलता आ रहा है और मैक्सिको एक बड़े ड्रग हब के तौर पर उभरा, जिसे अमेरिका अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसलिए वो मैक्सिको को लगातार वार्न करता रहा है कि इन ड्रग कार्टेल्स पर वो शिकंजा कसे, वरना अमेरिका हमला कर देगा। अब इस गृह युद्ध की स्थिति से मैक्सिको कैसे बाहर आएगा, अमेरिका कितनी मदद कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे तनाव की जो कभी भी जंग में तब्दील हो सकती है। ईरान अमेरिका तनाव। महायुद्ध का काउंटडाउन चालू है। मिडिल ईस्ट से आ रही तस्वीरें सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि आने वाले महाविनाश का ट्रेलर नजर आ रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई, जिनके इरादे फौलादी हैं और तेवर बेहद सख्त। खामनेई की यह भंगिमा बता रही है कि तेहरान ने जंग के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। मामला बयानबाजी से आगे जा चुका है और अब यलगार हो रहा है। खामनेई के रुख संकेत हैं कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए ईरान को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे इसके लिए पूरे मिडिल ईस्ट को ही क्यों ना आग के हवाले करना पड़े। बताते हैं आपको कि ईरान का घातक प्लान क्या है। अमेरिकी बेस पर करारा अटैक होगा, इजराइल भी मिसाइल प्रहार की जद में होगा। प्रॉक्सी भी मोहरा बनेंगे। हूती को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। हिजबुल्ला से भी लगातार संपर्क में है ईरान। इसके अलावा ईरान आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी भी कर रहा है, जिसके लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना चाहता है। दुनिया की तेल सप्लाई को ठप कर देना चाहता है। ये तैयारी लंबे वक्त से जारी है। हाई कैजुअलिटी को रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। सेना का मनोबल बना रहे, इसके लिए खास फोकस किया जा रहा है। यूएस के खिलाफ प्लान क्या है? प्लान यह है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग में फंसाया जाए। अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की योजना है। रूस और चीन से लगातार मदद मिलने पर जोर है। करीबी सहयोगी के जरिए यूएस पर प्रेशर बनाने की तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की टेबल भी सजाई जा रही है। एक बार फिर जिनेवा की झील के किनारे आलिशान मेज सजने वाली है। एक बार फिर दुनिया के दिग्गज सूट बूट पहनकर हाथ मिलाएंगे। कैमरा चमकेगा, मुस्कुराहटें बटेंगी, फाइलों के पन्ने पलटे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बंद कमरों की बातों से दुनिया का नक्शा बदलेगा? युद्ध के हालात बदलेंगे या फिर सिर्फ बैटलफील्ड पर जाने से पहले ये एक महज औपचारिकता है? अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत 26 फरवरी को जिनेवा में होने जा रही है। दोनों देशों की बैठक में अरागची और स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत होगी। बीते दिनों 17 फरवरी को भी जिनेवा में बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। और इससे पहले ओमान में भी बातचीत हुई थी, वहां से भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 26 फरवरी को जिनेवा में जो बैठक होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच फिर से मीटिंग होगी। परमाणु कार्यक्रम पर दोनों में बातचीत होगी। बातचीत में कौन कौन रहने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर होंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची होंगे। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी की मध्यस्थता रहेगी। मीटिंग में मुद्दा क्या रहेगा? ईरान का परमाणु प्रोग्राम, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती। हालांकि ईरान ये पहले क्लियर कर चुका है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार तो है, लेकिन वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इसे अपनी संप्रभुता के लिए जरूरी मानता है। इसलिए हवाओं में बारूद की गंध भी महसूस की जा रही है, लेकिन बातचीत की तारीख भी मुकर्रर है। जिनेवा की मेज पर शांति के प्रयास हैं या फिर ढोंग है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सरहदों पर विध्वंसक हथियारों की नुमाइश लगातार जारी है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे और ना ही किसी तरह का दबाव लेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत होगी तो तेहरान की शर्तों पर होगी। तेहरान की शर्त यह है कि उसके ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हैं उनमें ढील दी जाए, ताकि ईरान की इकोनॉमी को फायदा हो, उसकी संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान किया जाए।
लेकिन कथनी और करनी के बीच जो फासला है वो डराने वाला है। एक तरफ ईरान बातचीत के लिए जिनेवा में मौजूद तो है, दूसरी तरफ उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज एक्टिव हो चुकी है। होर्मुज की खाड़ी से लेकर लेबनान और यमन तक ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान जानता है कि कूटनीति तभी काम करती है जब पीछे से डेटरेंस यानी कि खौफ की ताकत खड़ी हो। ये ईरान की डेटरेंस का ही नतीजा है कि अमेरिका इतने साजो सामान, इतने सैनिक, इतने हथियार, इतने एयरक्राफ्ट, इतने पनडुब्बियां, इतने डिस्ट्रॉयर्स, इतने मिसाइल्स के साथ ईरान की तरफ दहलीज पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। ईरान अपनी परमाणु क्षमता को ढाल बनाकर बैठा हुआ है और वो इसी परमाणु क्षमता को लेकर अमेरिका के साथ डील करना चाहता है, इसी की ढाल के साथ। सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। सूत्रों के मुताबिक पुतिन और खामनेई के बीच एक सीक्रेट डील भी है। दावा है कि ईरान के आसमान में रूस अब वो घातक जाल बिछा रहा है जो ट्रंप की एयरफोर्स के लिए कब्रगाह साबित होगा। रूस के एडवांस डिफेंस सिस्टम अब अमेरिकी जेट्स का शिकार करने वाले हैं। क्या इस गुप्त समझौते ने मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की पूरी पटकथा लिख दी है? चलिए समझते हैं कि रूस ईरान को क्या देने जा रहा है। दरअसल रूस और ईरान के बीच वर्बा मिसाइल को लेकर डील हुई है। अब ये वर्बा मिसाइल डील क्या बला है जिसे अमेरिका घबरा रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। वर्बा मिसाइल, जिसे 9K333 के नाम से जाना जाता है, ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। इस वेपन से फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर, किसी भी चीज को निशाना बनाया जा सकता है जो 6.5 किलोमीटर तक की रेंज में हो। ये 10 मीटर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक शिकार करने में सक्षम है। इसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि आवाज की गति से 1.5 गुना ज्यादा। इसके टारगेट पर जेट हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। तेहरान से आई एक चेतावनी ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। ईरान ने अपनी रणनीति के पत्ते खोलते हुए सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर तेहरान जलेगा तो तेल अवीव भी जलेगा, रियाद भी सुरक्षित नहीं रहेगा और मिडिल ईस्ट भी खाक होगा। यह सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि ईरान का वो सुसाइडल प्रहार है जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख करने की ताकत रखता है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सरहद पर गिरी एक भी मिसाइल का बदला इजराइल और सऊदी अरब की तबाही से लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगी विनाश के त्रिकोण में फंस चुके हैं? ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं राजस्थान का। नेताओं के बयान चर्चा में रहते हैं और कई बार नेता कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे हजम कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही एक नेता हैं जिनके बयान को हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है और लोग लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। इस बार मुद्दा ना तो भ्रष्टाचार है और ना ही विकास है, बल्कि मुद्दा है दूध। जी हां, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में एक ऐसा बयान दिया जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम जनता तक सबको सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। मंत्री जी दावा करते हैं कि देसी गाय का दूध बच्चों को बुद्धिमान बनाता है, जबकि भैंस का दूध पीने वाले भ्रष्ट या सुस्त हो जाते हैं। पहले मंत्री जी का ज्ञान सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी। कि 5-7 गाय ऐसी चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसे इतनी भैंसे चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। सामने इधर भैंसे खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो और दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। मंत्री जी के इस ज्ञान के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग इसे परंपरा और संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ इसे अवैज्ञानिक और हास्यास्पद बता रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या वाकई दूध हमारी बुद्धि और स्वभाव पर असर डालता है? विज्ञान की नजर से देखें तो क्या मामला सामने आता है? गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर है? गाय का दूध पतला होता है, भैंस के दूध में फैट और कैलोरी अधिक होती है। गाय का दूध आसानी से हजम होता है, भैंस के दूध को पचाने में मशक्कत करनी पड़ती है, शारीरिक काम करना पड़ता है। छोटे बच्चों को पिलाने के लिए गाय का दूध उत्तम माना जाता है।
शारीरिक काम करने के लिए भैंस का दूध जरूरी होता है। बच्चों के मस्तिष्क के विकास में गाय का दूध सहायक होता है। वहीं गाय का दूध वजन बढ़ाने के लिए भी अच्छा माना जाता है, जबकि भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है। अब मंत्री जी के बयान को लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन मंत्री जी अपने इस बयान की वजह से हेडलाइंस में तो जरूर हैं। अब उनकी इस बात को वैज्ञानिक आधार मिले ना मिले, उनको चर्चा का आधार जरूर मिल गया है। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।